Hello students, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, finally हमने सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट ओवर किया, क्लियर फिनिश किया एंड देन अब उसके बाद टर्म 1 में जो यूनिट्स हमारी आने वाली वो हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेंगी, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग टर्म 1 की सारी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फर्स्ट यूनिट है, क्लियर, वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो सिक्स्थ यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये हमारी होल यूनिट का नेम है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर अलग अलग पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पार्ट होने वाला है वो क्या है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, क्या स्टेटस था, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिला करे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फाइनली मैंने यहाँ पर स्टेटस के रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी के सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की है एंड देन इसी के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस फाइनली क्या था, क्लियर। सो हम लोग जानते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए एंड देन उन्होंने काफी यहाँ पर रूल किया, ठीक है। एंड देन उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स ने एक्सेसिवली हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया है, एक्सेसिवली हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया एंड देन काफी सारे जो वेल्थ है, काफी सारी जो मनी है वो यहाँ से ड्रेन किया उन्होंने। इट मींस इंडिया टू इंग्लैंड वो लेके गए हैं, क्लियर। तो यही पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि उन्होंने किस फॉर्म में एक्सप्लोर किया एंड देन हमारी इकोनॉमी की उस समय क्या कंडीशन थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज फीचर्स थे हमारे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एंड देन स्टेटस से को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लोइटेशन किस फॉर्म में किया है, क्लियर। सो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लोइटेशन किया हमारा 3 वे में, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग सेक्टर वाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल में हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लोइटेशन किस फॉर्म में हुआ है। सो उन्होंने एक्सप्लोइटेशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देन फॉरेन ट्रेड मेजरली, मतलब ये जो 3 हमारी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिगार्डिंग जो हमारे सेक्टर्स है उन सेक्टर्स का उन्होंने एक्सप्लोइटेशन किया। तो कैसे किया जल्दी से देखते हैं, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है एंड देन यहाँ पर मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने एक्सप्लोइटेशन किस फॉर्म में किया। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लोइटेशन करने के लिए एक पर्टिकुलरली सिस्टम जो है एंड देन सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, वो उन्होंने यहां पर क्या किया, अडॉप्ट किया। सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो क्या ये सिस्टम था, तो पर्टिकुलरली एक कोई एरिया है, कोई प्लेस है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस का हमें लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करना है एंड देन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जितने भी लैंडलॉर्ड्स है, जमींदार से, उन जमींदार्स को क्या करते हैं भाई, बुलाते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं एंड देन वहां पर बिड सिस्टम जो है वो अप्लाई करते हैं, बोली लगाते हैं एंड देन जो भी जमींदार उस पर्टिकुलर एरिया की सबसे ज्यादा प्राइस जो है वो देने के लिए रेडी होगा, वो एरिया उस पर्टिकुलर जमींदार को अलॉट हो जाएगा, क्लियर। एंड देन वहां से जमींदार रेगुलरली लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली अलॉटमेंट जो है वो किस फॉर्म में हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब जमींदार जो है, जमींदार ने 1 लाख रुपीज में क्या किया है, एक पर्टिकुलरली एरिया जो है वो हमारा एक्वायर कर लिया, ठीक है। एंड देन उस पर्टिकुलर एरिया से उन्हें एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। 1 लाख रुपीज तो देना है ब्रिटिशर्स को एंड देन रिमेनिंग जो पार्ट है वो खुद रख सकते हैं, खुद के लिए होने वाला है, क्लियर। तो यहां पर ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में 1 लाख रुपीज मिल जाएंगे एंड देन जमींदार अपनी और ज्यादा इनकम क्रिएट करने के लिए एक्सेसिवली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स से भाई एक्सेसिवली मनमाना जितनी इच्छा हो रही है उतना लैंड रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, फार्मर्स सफर कर रहे हैं, फार्मर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, क्लियर। सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए उनके पास कोई भी सरप्लस रिमेनिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये जमींदारी सिस्टम के थ्रू ब्रिटिशर्स एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, क्लियर। एंड देन जमींदार जो भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते थे वो अपनी लग्जरियस लाइफ पर स्पेंड करते थे, क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलरली हमारा सिस्टम
जिसके थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन करते थे स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा काफी वाइड, ठीक है, काफी रेपुटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ करता था स्टूडेंट्स, ठीक है, बिफोर ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स से पहले हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की वर्ल्ड वाइड पूरी डिमांड थी, एक अच्छा खासा रेपुटेशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, हमारी इंडस्ट्रीज का हुआ करता था। क्लियर। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ, कंप्लीटली ब्रिटिशर्स ने उसे फिनिश कर दिया, ठीक है। कैसे फिनिश किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेवी ड्यूटी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे जो भी एक्सपोर्ट्स है, हमारी जो फॉरेन डिमांड है उस पर वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, एंड देन इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है रेगुलरली वो कम होते जाएगी, ठीक है। तो एक ये पर्टिकुलरली तरीका उन्होंने, ठीक है, अप्लाई किया। सेकंड थिंग इज वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड। के लिए तो अब बात जो है वो है डोमेस्टिक डिमांड की, ठीक है। इंटरनेशनल डिमांड तो उन्होंने फिनिश कर दी, ज्यादा टैक्स एक्सपोर्ट पे लगा के। अब डोमेस्टिक डिमांड जो वहां पर क्या करना है, तो डोमेस्टिक डिमांड को फिनिश करने के लिए हमारे प्रोडक्ट की उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो गुड्स हुआ करती थी उन कमोडिटीज को विदाउट टैक्स इंपोर्ट करना स्टार्ट किया फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड से विदाउट जब टैक्स अगर कमोडिटी आएगी तो उसके प्राइसेस कम रहेंगे क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है। तो इंडियन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली भी ब्रिटिश कमोडिटीज क्या है भाई, कम प्राइसेस पर यहां पर सेल हो रही है, तो लोग उन्हें ही क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो फॉरेन डिमांड एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड दोनों को कंप्लीटली फिनिश कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारा एक्सप्लॉयटेशन इस फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड को कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सो ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन लगभग इसी के जैसे हमारा पॉइंट है, बट यहां पर एक स्पेसिफिक टर्म जो हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। सो टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो हमारा टैक्सेशन का पार्ट है वो टैरिफ पॉलिसी का पार्ट होता है, ठीक है। बट वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है, पार्शियल टैरिफ पॉलिसी है। इट मींस कि वो इन फेवर ऑफ क्या है, ब्रिटिशर्स है, इंडियन जो ट्रेडर्स है, इंडियन जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उन्हें कोई उसका बेनिफिट नहीं है, उल्टा उससे लॉस हो रहा है रेगुलरली, ठीक है। सो यहां पर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में उन्होंने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है इंग्लैंड में, उस एक्सपोर्ट पर उन्होंने बिल्कुल टैक्स नहीं लगाया है। एंड देन जो फिनिश गुड्स इंग्लैंड से यहां पर हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं वो भी एकदम क्या है, टैक्स फ्री है, ठीक है। कोई भी ड्यूटी उस पर चार्ज नहीं हो रही है, ठीक है। तो कंप्लीटली इन फेवर ऑफ व्हाट, ब्रिटिशर्स हो गई है ये पॉलिसी, ठीक है। और इंडियन जो हमारा ट्रेड जो है वो कंप्लीटली इससे सफर कर रहा है, एंड देन धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो पार्ट है, तीनों सेक्टर के बेसिस पर हम लोगों ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कस किया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होने वाला है वो पार्ट क्या होने वाला है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्टूडेंट्स। क्लियर। क्या हमारी इकोनॉमी, किस फॉर्म में हमारी इकोनॉमी रिफ्लेक्ट होती थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद किस कंडीशन में हमने इकोनॉमी को पाया। क्लियर। तो ये जो है ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। तो जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मींस स्टेबल इकोनॉमी। क्लियर। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी हमें मिली किस फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में मिली। इट मींस जहां पर किसी भी फॉर्म में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्लियर। ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमी। कितना स्टेबल था तो ये हम लोग देखेंगे, यहां पर कुछ हम लोगों ने डेटा मेंशन किया है। नाउ 1860 टू 1925, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ग्रोथ रेट जो है हमारा पर कैपिटा इनकम का वो कितना है स्टूडेंट्स, 0.5%, ठीक है। 0.5% हमारा ग्रोथ रेट, ठीक है। 0.5% पर एनम ये कोई ग्रोथ रेट है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम बहुत ही ज्यादा क्या है, लो है। क्लियर। तो ये हमारा पर कैपिटा। एंड देन इसके बाद और कंडीशन क्रिटिकल हुई। एंड देन क्या क्रिटिकल हुई, 1925 टू 50 के टाइम ड्यूरेशन में हमारा जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट था वो और ज्यादा डाउन होगा। देन 0.1% पर एनम। क्लियर। इट मींस कि जीरो के नियर है, 0.1 इट मींस क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वहीं के वहीं स्टेबल है। क्लियर। तो ये एक रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन इकोनॉमी की थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, बैकवर्ड इकोनॉमी। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज व्हाट, बैकवर्ड इकोनॉमी। सो अगेन स्टूडेंट्स इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड इन इच एंड एवरी डायमेंशन, ठीक है। तो हर एक डायमेंशन में इकोनॉमी बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड है ये किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एग्जैक्ट पर कैपिटा इनकम हमारी 47-48 के टाइम पर 230 रुपीज, क्लियर, पर एनम। क्लियर। तो 230 पर एनम जो ये हमारा पर कैपिटा इनकम है, एंड देन ये कितना लो है हम जानते हैं, ठीक है।
तो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इकोनॉमी काफी ज्यादा बैकवर्ड है। अब अगर इतनी कम अगर हमारी पर कैपिटा इनकम रहेगी तो हमारा सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की वो कैसे फुलफिल हो पानी? बिल्कुल नहीं हो पानी। फूड, क्लोथ, शेल्टर की रिक्वायरमेंट हमारी बिल्कुल फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतनी कम इनकम जनरेट हो रही है तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? अगेन तो ये बैकवर्डनेस को हमारी रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। सो एग्रीकल्चर भी हमारा काफी ज्यादा डाउन था। क्लियर? एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा काफी ज्यादा बैकवर्ड था। व्हाई? बिकॉज जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, सो क्या प्रोडक्शन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि एंगेजमेंट कितना था एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो 72% पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। एंड देन 72% पॉपुलेशन से जो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी में वो कितना निकल के आता था? ओनली 50%। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ पॉपुलेशन जो है वो हमारा एग्रीकल्चर में एंगेज है। एंड देन वहां पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आ रहा है वो 50%। क्लियर? एंड अगेन जो प्रोडक्टिविटी हमारा रिफ्लेक्ट होता था वो काफी ज्यादा कम था। प्रोडक्टिविटी इट मींस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स की जो हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो था वो काफी कम था। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर लैंड एरिया में 660 केजी के समथिंग क्या होता था स्टूडेंट्स? वीट का प्रोडक्शन। अब पर हेक्टेयर इट मींस 2.5 एकर्स के समथिंग जो हमारा 1 हेक्टेयर का एरिया होता है। एंड देन उसमें 660 केजी जो है वो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ओनली। इट मींस 6.5 क्विंटल के समथिंग। तो ये बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा कम, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कंप्लीटली कि एग्रीकल्चर कितना बैकवर्ड। ठीक है, ये एंड देन ये हमारा जो पार्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पर राइस में जाएं तो राइस में भी लगभग हमारा 665 केजी के समथिंग जो है वो हमारा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ये कितना कम रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कंप्लीटली बैकवर्ड है। यहां पर किसी भी फॉर्म में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, किसी भी फॉर्म में कोई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर में यूज होता है वो नहीं अवेलेबल है, इसीलिए तो इतना कम जो है वो प्रोडक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रीज भी हमारी काफी ज्यादा बैकवर्ड थी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, देयर इज नो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल। क्लियर? सो जो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज, सो बेसिक इंडस्ट्रीज इज व्हाट? वो इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प करे, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करे, इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं थी। क्लियर? जहां पर मशीनरीज का प्रोडक्शन हो सके, इस तरह की कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। सो ये हमारा बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज की लैकिंग है। क्लियर? रेगुलरली अगर हमें मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई छोटी से छोटी अगर हमें कमोडिटीज बनानी है तो वो भी हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि कंप्लीटली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा पुअर था स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो है उसे रिफ्लेक्ट करता। तो ये हमारी कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी इट मींस अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, रेगुलरली बढ़ते जा रही है। ठीक है, इट मींस कि हमारी कंट्री में 2 स्क्वायर्स ऑफ मील जो होता है, ठीक है, इट मींस 2 टाइम का जो खाना है वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था लोगों को। ठीक है, इतनी ज्यादा पॉवर्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी और बिल्कुल करेगी, क्योंकि जो ऊपर की कंडीशंस हम लोगों ने यहां पर देखी है उनसे बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी है हमारी, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल लो है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉवर्टी यहां पर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो अनकंट्रोल पॉवर्टी, 2 स्क्वायर्स ऑफ मील भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी जो है हमारा वो भी काफी ज्यादा पुअर था। ठीक है, अब बेसिक सपोर्ट सिस्टम जो है हमारी इकोनॉमी का, इट मींस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, वेयर हाउसिंग, क्लियर, एनर्जी के जो हमारे पास सोर्सेस है, तो ये सारे कंप्लीटली क्या है? बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में रिफ्लेक्ट हो रहे थे स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी थी ओनली 2100 मेगावाट। ठीक है, 2100 मेगावाट हम लोग क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते थे ओनली। क्लियर? अगर हमारे रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो 53.5 के ओनली 53,500 किलोमीटर्स के समथिंग ही रेलवे लेंथ हमारे पास हुआ करती थी स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो ये हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना ज्यादा पुअर था, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन की सारी फैसिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, डेवलप हो पाएगी। तो ये सारी हमारी इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। और भी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट पर हम लोग फुल्ली डिपेंड करते थे। फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी हमारी थी, ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी। तो ये और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। बट हमारे लिए इतना ही सफिशियंट है, क्लियर। तो जल्दी से इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, एंड देन इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर characteristics of Indian economy on the eve of independence, now next part is what? Agriculture sector on the eve of independence, and then यहाँ पर हम लोग अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या फीचर्स थे, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, first characteristics of Indian agriculture on the eve of independence is what? Low production and productivity, clear। So production and productivity both are what? Low, clear। तो production भी कम था and then productivity भी कम था। Production it means overall production जो हो रहा है वो भी कम है, and productivity means per hectare production जो हो रहा है वो भी कम है, ठीक है। तो कितना था उस टाइम पर? सो व्हीट एंड राइस दोनों क्रॉप को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हीट का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन 660 केजी पर हेक्टेयर, क्लियर। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर लैंड एरिया में 660 केजी ओनली प्रोडक्शन व्हीट का हो रहा है, ठीक है, बहुत कम है, क्लियर। एंड नाउ राइस 665 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हेक्टेयर लैंड एरिया में इट मीन्स 2.5 एकर्स के समथिंग हमारा 1 हेक्टेयर लैंड एरिया होता है, वहां पर 665 केजी, ये भी बहुत कम है, ठीक है। एंड देन ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो व्हीट का ओवरऑल प्रोडक्शन 64 लाख टन, ठीक है। एंड देन राइस का ओवरऑल प्रोडक्शन 220 लाख टन जो है वो हमारा राइस प्रोडक्शन हो रहा था। इट मीन्स कि ये बहुत कम है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत कम है। अगर इतना प्रोडक्टिविटी रहेगी तो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए सरवाइव कर पाना के लिए। सो ये हमारा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही ये कहें कि प्राइम हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफ्लेक्ट हुआ है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्लियर। सो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी को हम लोग फेस कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पर, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग व्हाट? अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग दी लो प्रोडक्शन, क्लियर। तो भाई प्रोडक्शन लो हमारा रेगुलरली होता था, क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड था मोस्टली, और अभी भी है काफी ज्यादा, ठीक है, वो है रेनफॉल पर, क्लियर। रेनफॉल पर हमारा जो है एग्रीकल्चर डिपेंड करता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छी रेनफॉल, ठीक है, इट मीन्स बेटर प्रोडक्शन। रेनफॉल अगर कम हुआ है, ठीक है, बारिश कम हुई है, देन प्रोडक्शन हमारा लो हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये रेनफॉल पर डिपेंडेंसी इज द व्हाट? अनसर्टेनिटी, क्लियर। क्योंकि रेनफॉल का हम लोग क्लियरली नहीं इंडिकेट कर सकते कि कब होगी, कितनी होगी, ठीक है, इसीलिए ये अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट, क्लियर। एंड देन रिगार्डिंग द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, ब्रिटिशर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने कोई भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं किए, ना ही वेल्स जो है वो डेवलप किए, ना ही कैनाल सिस्टम जो है वो हमारा डेवलप किया है, ठीक है, ताकि फार्मर्स को और ज्यादा सपोर्ट हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, हमारी प्रोडक्शन का लेवल जो है वो बढ़ सके, बट कोई भी ब्रिटिशर्स का एफर्ट इसके रिगार्डिंग नहीं। सो दिस इज द व्हाट? अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये बहुत ज्यादा थी, क्लियर। Now next thing is dominance of subsistence farming. So students, subsistence farming means what? ठीक है, farming for survival के लिए। तो जब भी हम लोग सर्वाइवल के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग कि सिर्फ हमारा गुजारा चल जाए, ठीक है, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फूड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी बस पूरी हो जाए, तो वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से अगर हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, देन वो सबसिस्टेंस फार्मिंग का पार्ट है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो डोमिनेंसी ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग इट मींस कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एनालाइज करते हैं तो वहां पर हमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि मोस्टली पॉपुलेशन जो है हमारा वो क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग के फॉर्म में एग्रीकल्चर को ले रहा है, ठीक है। इट मींस कि सभी लोग क्या कर रहे हैं? मोस्टली सर्वाइवल के लिए ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इट मींस कोई भी सरप्लस गेन करने के लिए, कोई भी इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड देन ये हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग एक डिफाइन करने वाला पार्ट भी आता है एग्जाम में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। क्लियर? अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। गल्फ बिटवीन, गल्फ मीन्स व्हाट? खाई। खाई मीन्स डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो किसके बीच में डिफरेंस है? ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, जमींदार्स को, ठीक है, एंड देन टिलर ऑफ द सॉइल फार्मर्स है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंस यहां पर। क्यों है डिफरेंस? क्योंकि मोस्टली एग्रीकल्चर जो है वो कर रहे हैं फार्मर्स, क्लियर, एंड देन जमींदार्स जो है, ऑनर्स जो है वो लैंड रिवेन्यू या रेंट वैल्यू जो है लैंड की वो कलेक्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा है। रेगुलरली जो जमींदार से वो रेंटल वैल्यू ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन फार्मर्स सफर करते हैं। सर्वाइवल के लिए भी उनके पास कभी कभी रिमेनिंग जो सरप्लस है वो नहीं बच पाती, क्रॉप्स नहीं बच पाती। क्लियर? नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनके पास क्रॉप्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है वो रेगुलरली इंक्रीज होते जा रहा था, ठीक है। तो ये भी एक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की पर्टिकुलरली फीचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। क्लियर? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, इट मींस जो लैंड हमारा एग्रीकल्चरल फॉर्म्स का जो साइज था वो छोटा था, क्लियर, या बहुत छोटे पीसेस में जो है वो हमारा एग्रीकल्चरल फॉर्म्स जो है वो हुआ करते थे, एंड देन फ्रेगमेंटेड फॉर्म में। फ्रेगमेंटेड मींस एक पर्टिकुलरली जो हमारा फॉर्म है यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। इट मींस अलग अलग प्लेसेस पर एग्रीकल्चरल फॉर्म्स हमारे हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, तो मोस्टली जो हमारा एग्रीकल्चरल जो होल्डिंग्स हुआ करती थी, जो एग्रीकल्चरल फार्म्स जो हमारे थे, साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है, एंड देन अलग अलग प्लेसेस पर हमारे जो एग्रीकल्चरल फार्म से जो हमारे खेत है वो बिखरे हुए हैं। क्लियर? तो ये एक अगेन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इससे रिगार्डिंग जो पॉइंट है वो ये है कि अगर फ्रेगमेंटेड एंड स्मॉल अगर हमारे एग्रीकल्चरल फॉर्म्स के साइज अगर होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है। इट मींस एग्रीकल्चर करने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट आएगी, ठीक है, हमारे एफर्ट्स जो हैं वो ज्यादा लगने वाले हैं, ठीक है, एंड देन हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है अगर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स हमारे पास हैं, अगर बिखरे हुए हमारे पास लैंड फॉर्म्स जो हैं वो अगर है तो, ठीक है। तो ये हमारा अगेन जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। क्लियर? सो ब्रिटिश रूल में लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वेल नोन, हम लोगों ने बिगिनिंग यहीं से की है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम। क्लियर? सो जमींदार यहां पर क्या है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, किसके बिहाफ में? ब्रिटिशर्स के बिहाफ में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, एंड देन एक्सेसिवली लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, कि ब्रिटिशर्स को हम अमाउंट पे कर पाए, एंड देन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी लग्जरियस लाइफ को हम लोग स्पेंड कर पाए, इसलिए सो एक्सेसिवली जो है एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम जो हम लोगों ने बिगिनिंग में डिस्कस किया स्टूडेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शियलाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट टर्म। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड देन फोर्स कमर्शियलाइजेशन इट मींस व्हाट? सो ब्रिटिशर्स फोर्स टू दी व्हाट फार्मर्स फॉर दी प्रोड्यूसिंग कमर्शियल क्रॉप्स, क्लियर, लाइक इंडिगो। क्लियर? तो जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो फार्मर्स को फोर्स कर रहे हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करना है, क्लियर, और उसमें भी मेनली इंडिगो पर वो फोकस करते थे। क्यों? क्योंकि इंडिगो जो है वो रिक्वायर्ड थी उन्हें, किस लिए? अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। इट मींस जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, उन इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इंडिगो की रिक्वायरमेंट होती थी फॉर द डाइंग एंड द ब्लीचिंग, ये जो पर्पस है, ठीक है, इन पर्पस के लिए। सो वो फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आपको ये केस क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है, एंड देन उसके लिए वो एडवांस भी पेमेंट कर देते थे, ठीक है। अब एडवांस पेमेंट कर दिया है आपको, फोर्सफुली आपके जो फोर्स कर रहे हैं वो, ठीक है, तो आपको करना ही है प्रोड्यूस, ठीक है। अब इससे मेनली प्रॉब्लम क्या होती थी? ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन है वो तो क्लियरली यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उन्हें अपने इंडस्ट्रीज के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए ये जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए, ठीक है। बट फार्मर्स जो वो यहां पर किस फॉर्म में सफर करते थे? सो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं केस क्रॉप जो है वो तो हमारी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो जो फूड ग्रेन्स है, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स की हमारी रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट के लिए फार्मर्स जो है, फार्मर्स को मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा? मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। इट मींस कि फार्मर्स जो एग्रीकल्चर कर रहा है वो फूड ग्रेन मार्केट से परचेज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फॉर द फार्मर्स के लिए। तो ये फोर्स कमर्शियलाइजेशन का पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए, जो ब्रिटिशर्स
जबरदस्ती फार्मर से क्या है करवाते थे। ठीक है, तो ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये हमारा आज का वीडियो, सिर्फ इतना ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिला करे। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज फॉरेन सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।